नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक दीक्षित आज भाषा शिक्षण से संबंधित विधियां जो हैं, आज का टॉपिक है शिक्षण एवं शिक्षक का जो भाग 1 है, उसमें कुछ शिक्षण संबंधित सिद्धांत दिए हुए हैं जो आपकी सीटेट जैसी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ, चाहे आपकी हिंदी भाषा हो, अंग्रेज़ी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, जो भी भाषा का आपने चयन किया हो या किसी भी भाषा से संबंधित आपके पेडागॉजी आती हो, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये पर्टिकुलर हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ये हिंदी से संबंधित ही है, लेकिन हाँ, हिंदी से संबंधित कुछ अलग जो टॉपिक होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं और अन्य भाषाओं के लिए भी हैं। तो भाग 1 जो है आपका शिक्षण एवं शिक्षक से संबंधित, तो सबसे पहले हम शिक्षण सिद्धांत लेके चलते हैं कि हम शिक्षण किसे कहते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, जानकारी या अनुभव का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर होता है। वो भी किस प्रकार से होता है कि एक अधिक अनुभवी व्यक्ति है, एक कम अनुभवी व्यक्ति है, तो अधिक अनुभवी व्यक्ति के पास से जो ज्ञान, जानकारी या अनुभव होता है वो कम अनुभवी वाले व्यक्ति की ओर प्रवाहित होता है। जैसे कि हम किसी के एक लोहे की छड़ को, एक सिरे को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया भी एक उसी तरह ही कार्य करती है कि एक अधिक अनुभवी जो व्यक्ति है उसके पास जो ज्ञान या जानकारी है वो अपना ज्ञान, अपनी जानकारी एक कम अनुभवी वाले व्यक्ति की ओर प्रसारित करता है, प्रवाहित करता है। तो शिक्षण प्रक्रिया भी एक इसी तरह कार्य करती है। इसकी प्रमुख परिभाषाएं हैं। हक एवं डंकन के अनुसार इन्होंने कहा है कि शिक्षण प्रक्रिया 4 चरणों वाली होती है, जिसमें योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन ये शिक्षण प्रक्रिया के 4 प्रमुख चरण माने जाते हैं। बर्टन ने भी कहा है कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन होता है। शिक्षण जो एक है, एक त्रिआयामी प्रक्रिया होती है जिसमें 3 आयामों के रूप देखने को मिलते हैं। त्रिआयामी प्रक्रिया में छात्र, अध्यापक और विषय वस्तु ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं, 3 आयाम माने जाते हैं। शिक्षण प्रणाली में अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण प्रणाली किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो एक ये त्रिआयामी प्रक्रिया है। इसमें 3 आयामी प्रक्रिया में 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं? छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु। अब भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत जो हैं आपका, जिसमें पहला है रचनात्मकता का सिद्धांत। रचनात्मकता के सिद्धांत से मतलब है इसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और उनके कौशलों का प्रयोग इस सिद्धांत में उन्हें सिखाया जाता है। और इस सिद्धांत में क्या होता है कि शिक्षक प्रश्न उठाता है और विद्यार्थी उनके जवाब तलाशने की प्रक्रिया करता है। यानी कि जब कक्षा में शिक्षक आता है, उसे पढ़ाता है किसी एक विषय को, तो उससे संबंधित प्रश्न उनको देता है करने के लिए, और उनके प्रश्नों के जवाब विद्यार्थी जो होता है तलाशने की प्रक्रिया जारी रखता है। तो ये होता है रचनात्मकता का सिद्धांत, कि जिससे उसमें रचनात्मकता कौशल का विकास हो। और ये जो सिद्धांत है ये हर उम्र के बच्चों के लिए कारगर सिद्ध होता है। अगला है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत का मतलब ही होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है करके सीखना। जब आप किसी भी चीज़ को करके सीखते हैं, ये क्रियाशीलता का सिद्धांत, करके सीखना, ये एक आपने किताब देखी होगी कक्षा 6, 7, 8 में विज्ञान की पहली किताब चलती थी, अब भी चलती है। तो पहले उस विज्ञान के ऊपर किताब का नाम होता था आओ विज्ञान करके सीखें। तो करके सीखने में जो ज्ञान का स्थायित्व बना रहता है वही क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है। करके सीखने में क्या होता है, ज्ञान स्थायी रहता है। इस सिद्धांत से छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमताओं का विकास होता है। वो खुद में अपनी समस्याओं के समाधान की खोज करते हैं। अधिगम सक्रिय और सार्थक होता है। और इस सिद्धांत में क्या होता है कि छात्रों में स्वयं सीखने, स्वयं अध्ययन करने और अवलोकन कौशलों का विकास उत्पन्न होता है। ये छात्र इस सिद्धांत में क्रियाशील रहते हैं।
वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। इतनी उनमें क्षमता का विकास उत्पन्न होता है। छात्रों में स्वयं सीखने, स्वाध्याय और अवलोकन कौशलों का विकास उत्पन्न होता है। तो ये तो होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है करके सीखना। आगे ब्रूनर ने इस संबंध में अपना जो तथ्य दिया है, ब्रूनर ने, कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला अपने पूर्व एवं वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचारों या अवधारणाओं को रचता है। ब्रूनर ने कहा है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला कोई शिक्षार्थी हो या बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अपने पूर्व के ज्ञान और वर्तमान के ज्ञान के आधार पर नए विचारों या आधारों पर अवधारणाओं को रचता है। ब्रूनर ने 1966 में निर्देशन के सिद्धांत के 4 प्रमुख पक्ष दिए, जिसमें पहला है सीखने की ओर झुकाव, दूसरा है किसी भी ज्ञान की इकाई को किस तरीके से पुनः रचित किया जाए उसे सबसे पहले आसानी से आत्मसात कर सकें, यानी कि बच्चों को इस तरीके से उन्हें पहले निर्देशित करें कि वो सीखने की ओर प्रेरित हों। दूसरा, उन्हें ज्ञान की इकाई को किस तरीके से पुनः रचित किया जाए, किस तरीके से बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जाए कि बच्चे आसानी से उसे आत्मसात यानी कि ग्रहण कर सकें। तीसरा जो पॉइंट है, शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने का प्रभावी क्रम। हमें एक इस तरीके का अपने पाठ्य योजना का क्रम उनके सामने प्रस्तुत करना होता है जिससे बच्चे मनोरंजक से और रुचिपूर्वक उस शिक्षण सामग्री को ग्रहण कर सकें। चौथा है पुरस्कार एवं दंड का स्वरूप, यानी कि शिक्षण प्रणाली में पुरस्कार और दंड का स्वरूप भी होना चाहिए। यदि कोई बच्चा किसी प्रश्न का जवाब देने में समर्थ होता है तो उसे पुरस्कार भी देने का प्रारूप हो, और यदि असमर्थ होता है या बच्चे उद्दंड होते हैं तो उन्हें दंड का स्वरूप भी इस प्रणाली में इस स्वरूप को भी रखा गया है। अगला है आपका अनुभवात्मक शिक्षण। अनुभवात्मक शिक्षण क्या है? अनुभवात्मक शिक्षण से मतलब होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां अनुभव के रूपांतरण से ज्ञान का सृजन होता है। जो हमारा अनुभव है या बच्चों के जो अनुभव हैं उनके रूपांतरण से, उनके परिवर्तन से जो ज्ञान का सृजन होता है, उन अनुभवों को आत्मसात करने और उनके रूपांतरण के परिणाम स्वरूप ज्ञान पैदा होता है। ये कहलाता है आपका अनुभवात्मक शिक्षण, यानी कि जो स्वयं के अनुभव से उत्पन्न हो। तो रोजर्स जो एक शिक्षाविद हैं, उनके अनुसार अनुभवात्मक शिक्षण में 2 किस्म के शिक्षण उन्होंने बताए कि 2 प्रकार की शिक्षा प्रणाली होती हैं, एक ज्ञानात्मक, एक अनुभवात्मक। ज्ञानात्मक में क्या होता है? अकादमिक ज्ञान होता है, यानी कि एकेडमिक ज्ञान, विद्यालयी ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, जिसे हम कहते हैं ज्ञानात्मक शिक्षण प्रणाली, जिसमें विद्यालयी ज्ञान का महत्व होता है, शब्दों का ज्ञान होता है, वो कहलाता है आपका ज्ञानात्मक शिक्षण। अनुभवात्मक जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित रहता है, व्यक्ति की संलग्नता से संबंधित होता है। जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में बैठता उठता है, समाज में बैठता उठता है, वहाँ से जो उसके जो अनुभव, कुछ अपने अनुभव लेता है, कुछ दूसरों से अनुभव से जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, तो ये सब कहलाते हैं अनुभवात्मक शिक्षण, जिसके अंतर्गत होता है व्यवहारिक ज्ञान और उस व्यक्ति की संलग्नता। तो रोजर्स के अनुसार सीखने में आसानी तब होती है, चाहे कोई भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, चाहे जो भाषा हो, किसी बच्चे में भाषा सीखने की आसानी तब होती है जब सीखने की प्रक्रिया में छात्र पूरी तरह हिस्सेदारी लें। दूसरा पॉइंट है बुनियादी तौर पर व्यवहारिक सामाजिक शोध समस्याओं के साक्षात्कार पर आधारित हो, प्रगति या सफलता का मूल्यांकन हो। तो यह रोजर्स के अनुसार सीखने में आसानी के 3 तत्व प्रमुख उन्होंने दर्शाए कि सीखने की प्रक्रिया में छात्र पूरी तरह हिस्सेदारी लें, बुनियादी तौर पर उनमें व्यवहारिक सामाजिक ज्ञान हो और शोध समस्याओं के साक्षात्कार पर आधारित हों, प्रगति या सफलता का उनका मूल्यांकन भी हो। अगला पॉइंट है आपका निर्देशन का 6E+S स्वरूप। ये आपका लिखा हुआ है 6E+S। ये 6E+S क्या है? 6E का मतलब होता है जो हमारे शिक्षण के चरण हैं, उन चरणों को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक चरण का जो नाम है, प्रत्येक चरण ई से प्रारंभ होता है
और इसके प्रमुख 6 चरण बताए गए हैं निर्देशन प्रणाली के। 6 चरण जिसके नाम जो शुरुआत है वो ई से शुरुआत है और एक 7वां है एस। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले जो आपके जो 6 चरण हैं वो हम बताते हैं। पहला है आपका एंगेज संलग्नता, एक्सप्लोर यानी कि अन्वेषण, तीसरा है एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या, चौथा है आपका एलोबरेट यानी कि विस्तार, पांचवा है एवेल्युएट मूल्यांकन और छठवां है एक्सटेंड यानी कि विस्तार। और एस का मतलब है स्टैंडर्ड यानी कि मापन। तो निर्देशन का जो 6E स्वरूप है, 6E जो प्रारूप है, इसमें क्या है कि शिक्षण के जो चरण हैं प्रत्येक चरण ई से ही प्रारंभ होता है। जैसे कि पहला एंगेज मतलब संलग्नता, और इसमें सबसे खास बात यह है जो आपके 6E के जो चरण हैं, जो 6 चरण हैं, वो एक क्रम में हैं। प्रत्येक चरण एक दूसरे चरण से संबंधित भी है। जैसे कि संलग्नता वाला जो चरण है एंगेज का, इसमें क्या है, इसमें अतीत व वर्तमान के सीखने के अनुभवों को जोड़ा जाता है। इसमें छात्रों को सीखने के कौशल, प्रक्रिया और अवधारणा के साथ संलग्न होना होता है। जब छात्र सीखने के कौशल, प्रक्रिया और अवधारणा के साथ जब संलग्न होता है, अवधारणाओं को व्यक्त करता है, तब उसमें किसी न किसी विषय वस्तु के अन्वेषण करने की क्षमता जागृत होती है, क्षमता का विकास होता है। तब उसका अगला चरण आता है अन्वेषण, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोर। इसमें क्या होता है, इसमें छात्र फिर उस विषय का गहन अन्वेषण करते हैं, अपने तरीके से सोचने समझने का उन्हें मौका मिलता है। इस चरण में, अन्वेषण वाले चरण में, एक्सप्लोर में, जब छात्र सीखने कौशल और प्रक्रिया जब अवधारणाओं के साथ जब संलग्न होता है, फिर वो उस विषय का गहन अन्वेषण करता है। और अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन करना, कुछ अलग से ऐसे तथ्य ढूंढना जो अपने छात्र अपने तरीके से सोचने समझने का उनमें विकास उत्पन्न हो, सोचने समझने की क्षमता उत्पन्न हो। तब उनमें उत्पन्न होती है व्याख्या करने की क्षमता। जब वो किसी विषय का गहन अन्वेषण करते हैं, उनकी खोज करते हैं, तो उनमें सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। जब सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी तो उनमें उस विषय वस्तु को की व्याख्या करने की भी क्षमता उत्पन्न होगी। तब आपका अगला पॉइंट आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में क्या है कि इस चरण में छात्रों को अवधारणाओं की व्याख्या करने में मदद करता है। ये जो चरण है आपका, ये छात्रों में अवधारणाओं की व्याख्या करने में मदद करता है। इसमें शिक्षकों को औपचारिक शब्दावली, अवधारण प्रक्रिया, कौशल और व्यवहार से छात्रों का परिचय करने का मौका मिलता है। चौथा चरण आपका आता है एलबोरेट विस्तार। विस्तार इसमें क्या है, इसमें छात्र अपने काम पर सीधा अभ्यास करता है। काम को पूरा करने, प्रस्तुत करने, प्रोजेक्ट को पूरा करने का ये सही चरण माना जाता है। पांचवा आता है आपका एवेल्युएट मूल्यांकन। जब इतना सब काम हो जाता है, विस्तार तक पहुंच जाता है व्याख्या के बाद, फिर उसका होता है मूल्यांकन, यानी कि शिक्षक उस छात्र का या उस शिक्षार्थी के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन करता है कि उस बच्चे ने कहाँ तक क्या सीखा। अगला आपका आता है एक्सटेंड। छठवां चरण जो है फिर से विस्तार, यानी कि जब उसका मूल्यांकन हो जाता है तब फिर इस चरण में कुछ परामर्श शामिल होते हैं। जब उसका मूल्यांकन हो जाता है, मूल्यांकन होने के बाद इस चरण तक उस बच्चे में या उस शिक्षार्थी में, छात्र में, विद्यार्थी में जो भी कमियां पाई जाती हैं, फिर उसे कुछ परामर्श दिए जाते हैं, जिससे छात्र अपने पाठ्य योजना को आगे ले जा सकता है, अपनी पाठ्य योजना में शामिल करता है। ये जो चरण है यह प्राथमिक तौर पर छात्र संचालित चरण होता है। स्टैंडर्ड 6E आपके यहाँ तक हो जाते हैं। जो 7वां आपका आता है 6E+S, तो ये होता है स्टैंडर्ड यानी कि मानक। फिर पाठ्य योजना के अनुसार वह चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया में अपनी पाठ्य योजना को शामिल करता है और इस चरण में पाठ का राज्य, प्रांत या राष्ट्रीय मानकों के साथ मिलान करता है। अगला आपका सिद्धांत आता है रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि या जिज्ञासा उत्पन्न करना, उन्हें कल्पनाशील और सृजनात्मकशील बनाना। इससे उनके अंदर कल्पनाशीलता का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है। सृजनात्मकता का मतलब होता है रचना करना, सृजनशील बनाना। यदि कि अगर उन्हें किसी विषय वस्तु के बारे में बताया जाए
तो उन्हें इस तरीके से बताया जाए कि उनके मन में उस विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो, जिससे कि वो बालक कल्पना परक बन सकें, सृजनशील बन सकें, उनमें सृजनात्मकता का विकास उत्पन्न हो। तो ये कहलाता है आपका रुचि का सिद्धांत। अगला है आपका प्रेरणा और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि यह शिक्षण का एक प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है। यह शिक्षण को लक्ष्य निर्देशित बनाता है। इसमें छात्र निरंतर क्रियाशील रहते हैं। इसमें नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। प्रेरणा अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, यह संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का, संपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों का प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है। इसमें संपूर्ण शिक्षण प्रणाली को एक लक्ष्य निर्धारित कर किया जाता है, जिसमें छात्र निरंतर क्रियाशील रहते हैं, सृजनशील रहते हैं। अगला आपका सिद्धांत आता है स्वाभाविकता का सिद्धांत, जो अति महत्वपूर्ण है बहुत ही। यहाँ क्या होता है कि बच्चा अपनी माँ की गोद से ही स्वाभाविक रूप से भाषा सीखना शुरू कर देता है। जब बच्चा अपनी माँ की गोद में ही होता है, जन्म से ही भाषा सीखना शुरू कर देता है, जिसमें शिक्षण का स्वाभाविक क्रम जो है LSRW पर ही निर्भर होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सबसे पहला क्रम आता है शिक्षण कौशल का सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। शिक्षण कौशल का क्रम पूछा जाए या भाषण कौशल का क्रम पूछा जाए, भाषा कौशल का, तो आपको सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहाँ क्या होता है, सुनना को जो कहा गया है L मतलब लिसन, स्पीच, R मीन्स रीडिंग, W मीन्स राइटिंग। तो LSRW आपको याद रखना है, जिसमें पहला नंबर L, दूसरे पर S, तीसरे पर R, चौथे पर W। इसमें क्या होता है कि सुनना और बोलना तो वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। पहले क्या होता है कि बच्चा जब किसी का अनुकरण करता है, यानी कि उनकी बातों को सुनता है, सुनने के बाद उनका अनुकरण करता है, यानी कि बोलने का प्रयास करता है। तो ये दो जो क्रम है, पहले सुनता है, फिर उसके बाद बोलने का प्रयास करता है। तो वो चीज़ें, ये दो चीज़ें वो सीखता है अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के घरेलू वातावरण कह सकते हैं या आसपास का परिवेश कह सकते हैं, जो भी है, कुल मिला के वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। दो बातें, पहले तो वो सुनना, उसके बाद सुनने के बाद अनुकरण करके बोलना। फिर विद्यालय आता है, तो विद्यालय में उसके बाद बोलने के बाद पढ़ना, और पढ़ने के बाद उसे लिखना सिखाया जाता है। ये 4 कौशल प्रमुख हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे अपने परिवेश से किन 2 कौशलों से परिपूर्ण होता है, तो सुनना और बोलना। पहले वो सुनता है, उसके बाद बोलना प्रारंभ करता है। विद्यालय आकर बोलने के बाद पढ़ना प्रारंभ करता है, उसके बाद लिखना प्रारंभ करता है। या फिर अगर हम केवल विद्यालय की अगर हम बात करें, विद्यालय की कक्षा की, तो विद्यालय कक्षा में क्या होता है, जब शिक्षक विद्यालय में आता है, आपकी कक्षा में आता है, तो सबसे पहले शिक्षक सुनाता है, बच्चे सुनते हैं। तो यानी कि पहले सुनने का क्रम चलता है, उसके बाद बच्चों को बोलने का अवसर दिया जाता है, बच्चे बोलते हैं, अध्यापक सुनता है, उसके बाद उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाता है। बच्चों को कोई टॉपिक दिया जाता है पढ़ने के लिए, अब ये आप पढ़ के बताओ, तो उन्हें पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। पढ़ने के बाद उन्हें लिखना सिखाया जाता है। तो ये 4 कौशल प्रमुख माने जाते हैं स्वाभाविक क्रम में या शिक्षण कौशल के, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। ये 4 प्रमुख कौशल होते हैं। अगला आपका इसमें जो आता है बोलचाल का सिद्धांत। ये जो बोलचाल का सिद्धांत है, ये भी आपके इन्हीं क्रमों पर निर्भर है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना पर। इसमें भाषा विचार विनिमय का एक प्रमुख साधन है। इसमें क्या होता है, अनुपात व क्रम का सिद्धांत। इसके लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, पहले शिक्षक स्वयं बोले, छात्र सुने व समझें। यानी कि शिक्षक बोलता है, छात्र सुनता है, यानी कि इसमें छात्र सुनने की प्रक्रिया को पूरी करता है, यानी कि इसमें पहले सुनता है। तो इसमें L वाला जो आपका क्रम है सुनने का, यानी कि श्रवण कौशल, वो पूरा होता है। दूसरा जो आपका वाचन कौशल है, बोलना, इसमें क्या होता है, इसके बाद शिक्षक छात्रों को बोलने का अवसर प्रदान करता है, यानी कि इस क्रम में छात्र बोलता है, टीचर सुनता है, छात्र अपनी समस्याओं को टीचर के सामने रखता है। फिर आपका तीसरा जो है पठन कौशल,
इसमें क्या होता है, सुनना और बोलना सिखाने के बाद पहले वो सुनना सीख जाता है, बोलना भी सीख जाता है। इतना सिखाने के बाद उसके बाद बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है या पढ़ना सिखाया जाता है। उसके बाद अंत में छात्रों को विचार व्यक्त करना सिखाया जाता है, वो भी किस तरीके से, लिखकर। पहले उनको सुनाया जाता है, फिर उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं, यानी कि छात्रों को बोलने का अवसर दिया जाता है। सुनने बोलने के बाद उनको पढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद उनको लिखकर विचार व्यक्त करना सिखाया जाता है। आपका अगला सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति के सिद्धांत में क्या है, इसमें विषय वस्तु को एक निश्चित समयांतराल पर दोहराना होता है, जिससे कि वो शिक्षण सिद्धांत सदैव हमारे टच में बना रहे। अधिगम इसमें स्थायी और सार्थक होता है। जो भी हम विषय वस्तु को दोहराते हैं, आवृत्ति का मतलब ही होता है दोहराना। एक निश्चित समयांतराल पर, निश्चित अंतराल पर उस विषय वस्तु को समय समय पर यदि हम दोहराते रहें तो वो अधिगम स्थायी बना रहता है और सार्थक बना रहता है। अगला है आपका लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि हमारा पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उनके अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास हो, वे समूह में रहकर या समाज में रहकर बच्चों में भावनाओं का विकास हो, एक दूसरे की बात को समझ सकें, उनमें कल्पनाओं का विकास हो, वो बच्चे सृजनशील बन सकें। इस तरीके का पाठ्यक्रम सम्मिलित होना चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत थे। इससे संबंधित कुछ आपके प्रश्न हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य है। परम कर्तव्य क्या है? पहला है भाषा प्रयोग के अवसर दें, भाषा की पाठ्य पुस्तकों का कम से कम प्रयोग करें, भाषा की कक्षा में केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग करें, और चौथा है आपका उपर्युक्त सभी। ये चौथा है आपका उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प होगा, आप ये उपर्युक्त सभी ही करेंगे, लेकिन ये अगर आप करते हैं तो ये आपका गलत होगा। तो इसका जो पहला विकल्प है वो सही है, भाषा प्रयोग के अवसर दें, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ना लिखा होता भाषा के कक्षा में केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग करें, लक्ष्य भाषा का प्रयोग ना करें, लक्ष्य भाषा केवल और केवल उसे फिर भाषा सीखने के सही अवसर या सही मार्ग के अवसर प्रदान नहीं कर पाएगी। तो इसलिए भाषा के प्रयोग के अवसर दें, इसमें संपूर्ण भाषा निहित रहती है, समाज के सभी अवसर निहित रहते हैं इस विकल्प में। तो एक भाषा का शिक्षक का परम कर्तव्य होता है कि भाषा प्रयोग के उसे अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें। दूसरा जो प्रश्न है आपका, शिक्षण सिद्धांतों, सूत्रों, विधियों का प्रयोग कैसा होना चाहिए? पाठ योजना के निर्माण में, उद्देश्य के निर्माण में, शिक्षण के निर्माण में, या उपरोक्त सभी? तो ये तो आपका उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, बहुआयामी, त्रिआयामी, द्विआयामी, या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण एक आपकी त्रिआयामी प्रक्रिया है। इसी के साथ आपका जो चौथा प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं, तो 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षक, विद्यालय, छात्र, विद्यालय शिक्षण विधि, छात्र, शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया जो है एक त्रिआयामी प्रणाली है। इसके 3 ध्रुव मुख्यतः होते हैं, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। तो इसका जो सही विकल्प होगा सी, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। 5वां प्रश्न है, जीन पियाजे के मतानुसार सही कथन कौन सा है? यानी कि इनमें से जीन पियाजे ने कौन सा कथन दिया? बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है, बालक की भाषा अहम केंद्रित भाषा है, बालक निजी भाषा का प्रयोग करते हैं, या उपरोक्त सभी सही कथन हैं? तो जीन पियाजे ने जो कहा है कि जब बालक पैदा होता है कुछ समय बाद अपने आप से ही वस्तुओं को देखते देखते टूटी फूटी भाषा में अपने आप से ही बात करना सीखता है, तो वो बच्चों की भाषा को उन्होंने नाम दिया अहम केंद्रित भाषा। तो जीन पियाजे के अनुसार जो उनका सही कथन है, बालक की भाषा अहम केंद्रित भाषा होती है। आपका अगला प्रश्न है 6वां, वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? उपर्युक्त जो आपके विकल्प हैं ऊपर वाले प्रश्न के, वही विकल्प इसमें भी हैं। इसमें लेकिन प्रश्न ये है कि वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला जो है, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो वाइगोत्स्की ने यही कहा है कि जब बालक अपने परिवेश में आता है, पैदा होता है, तो अपने
प्रवेश से अंतःक्रिया करके अनुकरण से सीखता है। तो इसका पहला विकल्प ये भी इसका सही होगा, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार ये विकल्प उनका सही है। बालक अपनी निजी भाषा का प्रयोग करता है, तो ये भी वाइगोत्स्की के अनुसार सही है। लेकिन बालक की भाषा अहम केंद्रित है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार सही नहीं है। तो छठवां जो प्रश्न है इसमें लिखा है कौन सा कथन सही नहीं है, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो बी जो विकल्प है वो बालक की भाषा अहम केंद्रित भाषा, ये नाम दिया था जीन पियाजे ने और निजी भाषा नाम दिया वाइगोत्स्की ने। तो ऐसे प्रश्न में बड़ी सावधानी से पढ़ने होते हैं जिनके पीछे नहीं है लिखा होता है। अगला आपका प्रश्न है चॉम्स्की के अनुसार LAD का संक्रमण काल कितना होता है। तो चॉम्स्की के अनुसार LAD का संक्रमण काल जन्म से 5 वर्ष तक। आपका अगला प्रश्न है 8वां, तीसरी कक्षा की अध्यापिका किसी पाठ की उपयोगिता के विषय में एक कहानी के माध्यम से अपने छात्रों से चर्चा कर रही है, वह निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग कर रही है। यानी कि एक कक्षा 3 की कोई अध्यापिका है, वह किसी पाठ योजना के उपयोगिता के विषय में किसी एक कहानी विषय वस्तु को लेकर के अपने छात्रों से चर्चा करती है, तो वह निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग करती है। जैसा कि आपका पहला विकल्प है नियोजन का सिद्धांत। तो नियोजन के सिद्धांत में होता है कि एक योजना पूर्ण विषय वस्तु का चयन करे, ये इसमें होता नहीं। कहानी निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, इसमें कहानी के माध्यम से कोई उद्देश्य, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत भी इसमें नहीं होता है। दैनिक जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, ये आपका क्रम सही है, ये विकल्प आपका इस प्रश्न का सही है सी, दैनिक जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। यानी कि जो कहानी के माध्यम से बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, यानी कि उन्हें उनके दैनिक जीवन से जोड़ा जा रहा है। तो आपके ये थे कुछ 8 प्रश्न जो NCERT बुक से संबंधित थे। NCERT पैटर्न पर ही जो आपका पूरा सिलेबस आता है CTET का या अन्य परीक्षाओं का भी। तो ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।